बॉम्बे की शुरुआत कब हुई? बॉम्बे आना हुआ भाई 2021 के बाद, जब कैट रिलीज पे था मेरा। मुंबई की जो क्लासिक स्टोरीज होती हैं, जब आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ऑफ कोर्स आप शेयरिंग रूम में रहने लगते हैं। भाई वही शेयरिंग रूम में रह रहे, मैं अब भी शेयरिंग में ही रह रहा कहाँ पे? ये तो मतलब आपके लिए तो बहुत आसान नहीं हुई जर्नी। मैं आपको बहुत क्रिस्प में बता रहा हूँ, इसलिए आपको आसान लग रही है। वेल, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मेरे यानी मुंबई के ऑलराउंडर साहिल के साथ। दोस्तों 5 से 9 आप और मैं रहते हैं साथ साथ, लेकिन आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही कमाल के इंसान है, रमनदीप यादव हैं। अगर आपने अभी तक राख नहीं देखी है Amazon प्राइम पे, गो वॉच इट। आई एम टेलिंग यू, आप इस व्यक्ति को बहुत पसंद करेंगे, बहुत प्यार देंगे, और आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये व्यक्ति जिसे आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने राख में वो किरदार निभाया है, रज्जो का। भाई वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हाउ यू फीलिंग? भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार, रेडियो पे आके बैठा हूँ, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई। भाई सबसे पहले मुझे बताइए, हम शुरू से शुरू करते हैं, मुझे बताइए आप कौन से शहर से हैं? भाई मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ चंडीगढ़, मतलब मेरी पैदाइश वहीं पर है, स्कूलिंग सारी वहीं से हुई है, बट मेरा होम टाउन है अमेठी, उत्तर प्रदेश। ओके। तो रूट्स वहाँ से हैं, बट मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है ब्लीड पंजाबी वाइब, ब्लीड पंजाबी वाली आती है। बॉम्बे की शुरुआत कब हुई? बॉम्बे कैसे आना हुआ? बॉम्बे आना हुआ भाई 2021 के बाद, जब कैट रिलीज पे था मेरा। मैं नेटफ्लिक्स से एक शो करा है कैट, तो उसके बाद रिलीज से 3 महीना पहले मैं आ गया था यहाँ पर 2022 में। तो आपको वो शो वहीं मिल गया था? हाँ, वो मेरे को चंडीगढ़ ही मिल गया था, लाइक फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन मेरा वहीं था, और उस ऑडिशन के बाद फिर उस कैरेक्टर के टेस्ट ही नहीं हुए। अब लाइक क्या बात है, क्या बात है। हाँ। मतलब आपको शायद बॉम्बे बुलाना चाहता था? बॉम्बे मेरा मन था बॉम्बे 2018 से आने का, जब मैंने मनमर्जियाँ करी थी। मैं तो तब से ही सोच रहा था कि चलो बॉम्बे हो गया अपना। पर इतना आसान नहीं है मुंबई आना, आप चाहे जितना मर्जी सोचो, और कहीं ना मुंबई आपको बुलाता है। और मैं मानता हूँ कि जब तक बुलावा नहीं है इस शहर का, तब तक आप जितना मर्जी आओ, आप छू के चले जाओगे, पर आप रुक नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत बार हुआ। मैं भी 2018 में आना चाहता था, और बट आ नहीं पाया। फिर कोरोना से पहले आया, फिर तब भी वापस चला गया। फिर फाइनली 2023 में जो है वो परमानेंट वाला आगमन हुआ। फिर भी 2024 में जाने की बात हो गई थी, फिर रुक गया। तो इट्स लाइक आई ऑल्सो फील दैट कि मुंबई एक्चुअली आपको बुलाता है और वो आपको अपने पास रखता है। क्योंकि मेरा ना एक दोस्त है साहिल, जब मैं बॉम्बे आने का प्लान कर रहा था लाइक कैट से पहले, तो मैंने उसको कॉल करा कि भाई मैं आना चाहता हूँ। वो बॉम्बे में था, तो क्या मैं पहले शहर थोड़ा एक्सप्लोर करने आऊँ 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर मैं अपना माइंड बनाऊँ। तो उसने मेरे को बोला, भाई मेरी बात सुन, अगर तेरा पैसा बहुत ज़्यादा है फिर तो तू 3-4 बार आ और एक्सप्लोर कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट तेरे को अगर जेन्युइनली आना है तो तू एक बार में आ जा, तो इतना वो सोच मत कि मुझे एक्सप्लोर करना है, वो करना है। और आई थिंक वो बेस्ट एडवाइस थी मेरे लिए कि हाँ, कि तू आ रहा है तो एक बार ही मूड बना के आ, तू ऐसे एक्सप्लोर करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मत आ, क्योंकि तू रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर करता रहेगा ना शहर को। भाई मुझे तो किसी ने कहा था कि आना तो 5 लाख रुपए लेकर आना। मैं कहा भाई 5 लाख रुपए तो कहाँ ही जमा हो पाएंगे। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर कोई पैसे तय करके आ रहा है शहर में कि इतने पैसे हो तो मैं मुंबई जाऊँ, भाई कम पड़ ही जाएंगे। बिल्कुल कम, कितना भी पैसा यहाँ सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। रोज आपको ये शहर बताता है कि अभी और बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मुंबई की जो क्लासिक स्टोरीज होती हैं, जब आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ऑफ कोर्स आप शेयरिंग रूम में रहने लगते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है। आपकी मुंबई स्टोरी क्या है? भाई वही शेयरिंग रूम में रह रहे, मैं अब भी शेयरिंग में ही रह रहा हूँ। कहाँ पे ये बताओ। मैं बरसों में रह रहा हूँ यार, क्योंकि जब मैं आया था तो आप हमेशा सोचते हो ना कि आराम नगर से आसपास क्या है, ट्रैवल बच जाए। और इवन ऐसा भी होता है कि कास्टिंग टीम का आपको दोपहर का कॉल आया कि आपको शाम को अभी आधे 1 घंटे में पहुंच सकते हो। तो हम लाइक भाई जितना पास हो सके उतना पास रह पाए। तो मैं आया था, तो मेरा एक को एक्टर है सचिन करके, तो वो पहले शिफ्ट हो गया था, वो भी मेरे साथ कैट में है, तो वो पहले शिफ्ट हो गया था। तो मैं उससे फ़ोन पे रोज़ बात करता था कि यार भाई कैसा है शहर, क्या हो रहा है, ये वो नहीं, भाई बहुत मज़ा आ रहा है, तू आ जा तू आ जा। मतलब हमारी 2.5-3 महीने बात हुई, वो मेरे से भी 3 महीने पहले शिफ्ट हो गया था। तो मैं बहुत, मतलब हमारी रात को लेट नाइट बातें होती रही, हमारी अब भी बात होती रहती कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। और कभी हमें लगा नहीं था कि हम वैसा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे एक प्रोजेक्ट करने के बाद, कि अभी हमारा कुछ भी लाइफ में अप डाउन चल रहा है या बहुत अच्छा भी हो रहा है। क्योंकि ना उसने मेरे को एक बात बोली है कि इस शहर में ना अच्छा बहुत कम होता है लोगों के साथ, तो जब होता है ना तो उसे एंजॉय कर भाई, तो इतना सोच मत। तो उसकी वो बात मेरे साथ है। तो वो आया, मैं जब आया तो मैं उसके फ्लैट पे रुका पहले, कि आपको होता है कि यार सीधा आके तो रूम फिक्स नहीं कर पाते आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ता है कि भाई कहाँ पर क्या 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 कैसा है। तो
मैं उसके घर रुका हुआ था, अराउंड 15-20 दिन था मैं उसके दिन, तब तक अपना फ्लैट कर रहा था कि यार मिल जाए मिल जाए मिल जाए। फिर वही हो गया कि ढिंढोरा हमने पूरे शहर में पीट दिया, बट उसके रूम के बगल वाला ही रूम मेरे को मिल गया। अच्छा। क्योंकि उस 20 दिन में जो बंदा वहाँ था वो खाली करके जा रहा था और हमें पता ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई इससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। सुपर। तो हम दोनों साथ में शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद कैट आया तो हम दोनों कैट में इंडल्ज हुए और मज़ा आया। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि ना जब आप बॉम्बे शिफ्ट होते हो तो आपको हमेशा रहता है कि यार पहले लोगों को बताना है कि मैं एक्टर हूँ यार। वो बताने में 6-7 महीने चले जाते हैं कि 6-7 महीने ज़्यादा चले जाते हैं। आपको ऑडिशन आने शुरू हो, बहुत कम है वो। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को कैट मिला, जिसकी वजह से मेरे को लोगों को ये बताना नहीं पड़ा कि मेरे को एक्टिंग आती है। तो मेरा शो लोगों ने देखा हुआ था जब आने के बाद, बट मैं शो से पहले आ गया था इसलिए कि मैं आके सबसे मिल लूँ और सबको बता दूँ कि यार मैं चंडीगढ़ से हूँ, रमनदीप, और मैंने ऐसे ऐसे एक शो करा है, वो कुछ दिन में आएगा। और उससे पहले मैंने कैंपस डायरीज में काम करा था, जिसमें मैं 6 एपिसोड में था, तो थोड़ा थोड़ा ग्लिम ग्लिम में दिख गया था लोगों को, तो थोड़े थोड़े ऑडिशन आ रहे थे। पर कैट के बाद थोड़ा मज़ा आना शुरू हुआ शहर में कि अच्छे कैरेक्टर्स के ऑडिशन आ रहे हैं। ये तो मतलब आपके लिए तो बहुत आसान नहीं हुई जर्नी भाई। अब मैं आपको बहुत क्रिस्प में बता रहा हूँ इसलिए आपको आसान लग रही है, बट जब मैं चंडीगढ़ में एक टाइम पे था और मेरे को था कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूंगा और क्रिकेट ही खेलूंगा। मैंने 8 साल क्रिकेट को दिए हैं प्रोफेशनली, जिसमें वैभव मेरा बैचमेट है, अर्शदीप मेरा बैचमेट है, तो और शुभमन के साथ हम साथ में खेल रहे थे जो कॉर्पोरेट बच्चों का टूर्नामेंट्स होता है, उसमें हम सेम टीम रिप्रेजेंट करते थे। तो मेरे को मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था भाई कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। तो हाउ यू स्टार्टेड एक्टिंग यार? आपको पता है स्पोर्ट्स में ना एक पर्टिकुलर एज में एक हिट करना बहुत ज़रूरी है। एक मुकाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी एक टाइम के बाद सपोर्ट करना बंद कर देती है। और XYZ रीजंस जो हैं और जो तब थे, अब शायद बेहतर हो गए होंगे, मुझे नहीं पता उसका, बट नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें। तो मैं स्पोर्ट्स में जब था ना, तो मेरे को था कि मुझे मज़ा आता था खेलने में, और वो मज़ा आना बंद हो गया था भाई, कि मज़ा ही नहीं आ रहा और आप बस लगे हुए हो और आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं आपको, अच्छा करने के बावजूद भी नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो क्लॉटिंग बनती जा रही थी, जिससे वो जो क्रिकेट को लेके मेरी मोहब्बत थी वो बहुत बहुत कम होती गई। कि मेरे को अब भी याद है कि मैं कॉलेज फाइनल ईयर में था और एज एन स्पोर्ट्स पर्सन हम कभी क्लास लगाते नहीं हैं, तो बहुत कम लगाते हैं। तो मैं क्लास में था और यूथ फेस्ट के लिए अनाउंसमेंट होता है वहाँ पे कि हम कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के लिए यूथ फेस्टिवल के लिए ऑडिशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक्टर्स चाहिए। तो मैं और मेरा दोस्त था और वो कहता चला मज़े करके आएंगे, मतलब जैसे पंजाबी से कहते हैं अपन कलोले पावांगे, कलोल पा के आ जाएंगे। तो मैं गया और उनको पता नहीं मुझ में क्या दिखा उनको, कि आई थिंक मैं जब गया तो वो मेरे से, उसके बाद उन्होंने मेरे को माइम में सेलेक्ट कर लिया कि फिजिकली थोड़ा एक्टिव था मैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ, ये फिट है आदमी, इसको हम रखेंगे माइम में। पर मुझे था कि मैं तो बोलने आया हूँ ना, मुझे बोलना है, तुम माइम करवा रहे हो जिसमें चुप रहना है। तो मैं माइम कर रहा हूँ, उनके साथ कर रहा हूँ। बट लकीली बाद में ऐसा हुआ कि स्किट टीम के कुछ एक्टर्स थे जिनका कुछ तो हुआ, उनकी सप्ली वपली आ गई, तो वो एलिजिबल नहीं हो पाए उस साल के लिए। तो दोबारा स्किट के ऑडिशन हुए, तो मैंने दिए स्किट के ऑडिशन और लकीली मैं उस टीम में आ गया, टीम का पार्ट बन गया। और फिर हमारा 2.5 महीने का प्रोसेस था उसमें, कि अभी फाइनल नहीं कि कौन करेगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि ना आप पहले ईयर कॉलेज टीम में जाते हो। चंडीगढ़ में कौन से कॉलेज में? मेरी ग्रेजुएशन हुई है खालसा कॉलेज से, और मेरा PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन मैंने करा SD कॉलेज से। अच्छा। तो मतलब मैंने दोनों वाइब फील करी उस शहर की, कि एक जहाँ पर सही और एक टाइम जैसे पूरा करण जौहर सर वाला स्कूल जो आ रहा है वैसा वाला की। बट मेरे को दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ना मैंने तो स्पोर्ट्स की वजह से अपना, मेरा पहले हुआ था GCC कॉलेज है बॉयज़ का, तो उसमें मेरा कोएड हो गया बेसिकली, वो मेरा उसमें एडमिशन हो गया था। बट मैंने स्पोर्ट्स की वजह से स्विच कर दिया था खालसा कॉलेज में, क्योंकि उनकी वहाँ की स्पोर्ट्स की टीम अच्छी नहीं थी और मैं वहाँ खेलने गया था और मैं खेल ही नहीं पा रहा था यार। अच्छा। तो वो मेरे को था कि यार क्या हो रहा है कि आप टीम में हो भी बट आपको प्लेइंग नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप नहीं हो पा रही होती, तो कहीं ना कहीं वो क्लॉटिंग बनती जा रही है। क्योंकि मैंने अंडर 16 रिप्रेजेंट करा है हरियाणा से, अंडर 14 रिप्रेजेंट करा है, मैं 19 रिप्रेजेंट करा है, मैंने 16 का स्टेट कैंप भी लगाया है। तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि यूं ही चीज़ थी वो। बट हाँ, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं थिएटर में आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप स्पोर्ट्स में होते हो ना, आप एक ही प्रोसेस में फोकस्ड रहते हो, कि मैं एक घोड़े की तरह विदाउट डिस्ट्रैक्शन में लगा हूँ।
बट जब आप थिएटर में आते हो या किसी आर्ट फील्ड में आते हो ना, आप सोसाइटी को लेके और ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। आप फील करना शुरू करते हो चीज़ों को, आप एम्पैथाइज करते हो लोगों से, क्योंकि एट द सेम टाइम जो हम सोसाइटी से ऑब्जर्व कर रहे हैं वही हम प्रेजेंट करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसके बाद मैंने खुद में चेंज फील करा कि आप कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाते हो। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मतलब आप यू आर इन विद इन, हाँ, मतलब आप अपने आप की खोज में ही निकल जाते हो। हाँ, फिर ना आपके रास्ते बहुत अलग हो जाते हैं आम लोगों से, आपकी सोच बहुत अलग हो जाती है आम लोगों जी, से, जी, जी। और आप भीड़ चाल से थोड़ा सा अलग खुद को अरे महसूस मैं करते हैं। पोइट्री लिखने लग गया यार, मैंने कभी नहीं लिखी है। मैंने ये क्या हो रहा है मतलब, तो मतलब हाँ, मतलब वो होती है चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स ने मेरे को ख़राब किया, वो स्पोर्ट्स की वजह से ही भाई मैं हूँ जो हूँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन होना या फिर वो एक फोकस्ड होना, और ऑडियंस फिर कभी नहीं रहा मेरे को, क्योंकि मैं मीडियम फास्ट बॉलर था। अब आपको लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए और आपको रोकने हैं, भाई उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं है हमारी फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप संभाल सकते हो, चीज़ें हो सकती हैं, बट वहाँ नहीं है भाई, वहाँ आपका मूवमेंट है, परफॉर्म बॉल करना ही करना है। निकल गई। तो वो चीज़ है कि वो ऑडियंस फेयर में वो कभी नहीं रहा उस वजह से। अब मैं आपसे, बिकॉज ऑफ कोर्स जिन लोगों ने राख देखी है वो आपकी पूरी जर्नी को जानना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उस मोमेंट की कहानी बताना, ठीक है? बिल्कुल भाई। सबसे पहले ये कि आपने थिएटर कब शुरू किया? मैंने थिएटर शुरू करा आई थिंक 2012 में शायद, हाँ 12 में। 12 में इंटेंशनली शुरू किया या अनइंटेंशनली आप? मैं कॉलेज के बाद ही अपने फाइनल ईयर में था, जैसे मैंने बताया यूथ फेस्ट करा मैंने, तो जो हमारे टीचर हैं अली सर, अमित सर, तो उनका ग्रुप है सात्विक आर्ट, प्रोफेशनल ग्रुप है थिएटर का, तो उनको मैं अच्छा लगा यूथ फेस्ट में, तो उन्होंने बोला तू आप प्रोफेशनल क्यों नहीं करता? और मैं लाइक भाई अभी तो एक तो फीस है तुम्हारे ग्रुप की, मैं कैसे दूंगा, कि घर वालों से बोलूंगा कि फीस के लिए। हाउ सपोर्टिव योर फैमिली वाज? यार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्या बात? उन्होंने मेरे को मना ही नहीं करा कि जब मैं स्पोर्ट्स में था तो उनको लगा लड़का हमारा इंडिया ही खेलेगा, और अभी इसमें तो लड़का हमारा हीरो ही बनेगा, बीच का कुछ नहीं है। तो मेरे को वो सपोर्ट कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, अरे यार तुम रोक भी सकते हो भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है रोकने का मुझे, कि आगे अंधकार है बाबा रुक जाओ, पर वो कह रहे नहीं 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 तू चल चल तू करता है। तो मेरे को हम बहुत, बट आपको ना वैसा है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, तो आपको मुंबई आना तो फाइनेंशियली आपको एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि मॉनेटरी लेवल पे कितना सपोर्ट किया, बिकॉज़ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉनेटरी में उनके पास जो है कि ना उन्होंने बेस्ट दिया भाई, मैं कभी उस चीज़ को ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं बॉम्बे आया हूँ तो मेरा स्ट्रगल हो गया वैसा हो गया, क्योंकि मेरे को ना स्ट्रगल शब्द ही नहीं समझ आता भाई, क्योंकि मेरे को लगता है प्रोसेस है, और जब मैं उस प्रोसेस में था, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा उन्होंने अपना बेस्ट दिया मेरे को, उनके पास जो भी था उन्होंने बेस्ट दिया। अगर मैं उसको बोल दूं कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो उन्होंने जो मेरे लिए मेहनत करी है, जो मेरे को सपोर्ट करा है, मतलब मैंने उसको कहीं काउंट ही नहीं करा। तो नहीं यार, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा स्ट्रगल चल रहा। हाँ अप डाउन्स आ रहे हैं, वो हाइज एंड लोज आते हैं, और हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा ना सुना जाता है। तो आपको सबसे पहले चंडीगढ़ में ही काम मिला, चंडीगढ़ से ही काम मिला है? आपने थिएटर 2012 में शुरू किया, आपके पास पहला ऑडिशन कब आया? मेरे पास पहला ऑडिशन तो मैंने दिया था मनमर्जियाँ का, मतलब पहला नहीं उससे पहले भी दिया, बट जो क्रैक हुआ वो मनमर्जियाँ का था, मुकेश छाबड़ा सर की टीम से चंडीगढ़ में आया था। अच्छा चंडीगढ़ में? हाँ वो चंडीगढ़ में आया था ऑडिशन करने, तो ऐसे एक स्टूडियो था वहाँ पर, उन्होंने कास्टिंग कॉल आता है ग्रुप्स में कि ऐसे ऐसे फिल्म है, तो फिल्म का नाम भी नहीं पता था मैं कि ऐसे ऑडिशन हो रहे हैं, मुकेश छाबड़ा सर की टीम आ रही है, तो हम गए ऑडिशन देने, और उस दिन बारिश हो रही थी भाई, सब बारिशों में खड़े लाइन लगा के, सब पंजाबी है टिंच मड़ के आंदे ने सारे कि हाँ बारिश हो गई माहौल खराब, पर कुछ लोग चले भी गए, बट मुझे था कि नहीं यार मैं आया हूँ, मैं दे के जाऊँगा ऑडिशन, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तो मैंने ऑडिशन करा, उनको ऑडिशन, उनकी टीम को ऑडिशन काफ़ी अच्छा लगा, बट उसके बाद वही एज ऑलवेज आप ऑडिशन देते हो फिर सन्नाटा कि कोई रिवर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने थिएटर प्रोडक्शन में था, इन बिटवीन रिहर्सल में मेरे को कॉल आता है उनकी टीम से कि हम पंचकूला में हैं और तेरा सेकंड राउंड ऑफ एक ऑडिशन करना है हमने, हम कल निकल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपने थिएटर टीचर को बोला सर ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा तू जा ना, कोई दिक्कत नहीं है तू जा। मैं वहाँ से ऑटो लेके सीधा पंचकूला ऑडिशन सेकंड राउंड दिया, और वहाँ पर उन्होंने किसी घर में ऑडिशन करा था, शायद वहाँ कंडक्ट कर रहे हो जहाँ रुके होंगे, तो हमने ऑडिशन करा। फिर उसके बाद सन्नाटा, अच्छा कि अभी 2 महीने तक सन्नाटा कि कोई रिवर्ट ही नहीं आ रहा। फिर मेरे को सीधा कॉल आता है कि अमृतसर में हमारा एक मीटिंग है, उसमें आपको बुलाया है, जहाँ पे आप मुकेश सर से मिलोगे। और लाइक वो एक you knew who was मुकेश छाबड़ा? नहीं बैक देन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा तो पहला प्रोजेक्ट था। मेरे को बस ये पता था कि उसके बाद कि जब तक मेरे को मीटिंग के लिए फ़ोन आया, उन्होंने बता दिया अनुराग कश्यप सर की फिल्म है
और मैं अनुराग कश्यप सर का बहुत बड़ा फैन हूँ कि मेरे को था अनुराग कश्यप, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हुई है, और मेरे से ज़्यादा मेरे जो ग्रुप वाले हैं उनको था भाई अनुराग कश्यप की फिल्म में जा रहे तो तुझे पता है। तो वो सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। पर मैं वहाँ गया तब मेरे को उनसे मीटिंग हुई, फिर हम शूट पे पहुंचे, आई थिंक 1.5 महीने बाद। शूट हुआ था? अमृतसर में ही हुआ। अमृतसर में ही हुआ। तो मेरे रूममेट थे विक्रम कोचर भाई, जो भी बूंग में भी थे। मतलब वो बहुत बहुत प्यारे इंसान है यार। मतलब मेरे को पता नहीं था वो तब कि वो एनएसडी से पास आउट है और उन्होंने इतना काम किया और सेक्रेट गेम्स करी हुई है। तो मैं अनअवेयर था, बट उन्होंने मेरे को एक छोटे भाई की तरह पूरा ट्रीट करा, क्योंकि यार वो कहीं ना कहीं बड़े आर्टिस्ट हैं और उस टाइम मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़े हैं। यार अब मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज पे आता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं कि जब हम बात कर रहे थे इसकी कि आपने बताया कि अमृतसर में हुआ ऑडिशन हुआ, आपने ऑडिशन क्रैक कर लिया। अब क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत से ऐसे क्या मतलब पूरी मतलब अपनी पूरी जो आर्टिस्ट जनता है वो सब यही बोलती है कि थिएटर की एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग दोनों में बहुत फर्क है। और अब तक आप थिएटर की एक्टिंग कर रहे थे, है ना, और आपको सिलेक्ट किया जा रहा था, पसंद किया जा रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पे आ गए सिनेमा की एक्टिंग में, जहाँ आप एक सेट पर हैं प्रॉपर। आपकी लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू हुआ कि ब्रो व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, है कि होना? यार मेरे को फ्रैंकली भाई मेरे को कभी वो फील नहीं हुआ कि मैं किसी अलग सेटअप में आ गया हूँ। बस टेक्निकली चीज़ें अलग हैं, मीडियम थोड़ा अलग है कि आपको कैमरा की टेक्निकलिटीज़ पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल मेरा लगा है, मैं कितना प्रोफाइलिश हूँ, कितना मेरा चेहरा दिख रहा है। एट द सेम टाइम मेरा माइक लगा हुआ है तो मेरे को कितना उस सुर में बोलना है कि वो उसको हार्म ना करे, कि ऐसा ना लगे जैसे हम थिएटर में थोड़ा लाउड करते हैं। इवन अब थिएटर में भी रियलिस्टिक चीज़ें होने लग गई हैं, क्योंकि फुट माइक्स आ गए हैं, थोड़े बेहतर माइक्स आ गए हैं, तो रियलिस्टिक की तरफ जा रहे हैं। बट हाँ, वहाँ आपको ऑडियंस तक प्रोजेक्शन करना है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको दिखानी पड़ेंगी चीज़ें। एट द सेम टाइम सिनेमा में थोड़ा आपको जितना आप कम कर रहे हो उतना बेहतर है आपके लिए। मोर ऑफ रियलिस्टिक, जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम अभी परफॉर्म नहीं कर रहे एग्जैक्टली। और रियलिज्म में वही है कि आप जितना कर रहे हो वो रियल रहे। और बट वहीं पे ना कहीं ना ऐसा है कि ना रियलिज्म में ना लोग एज इट इज़ वही करने लग जाते हैं जो है। बट आपको ऐसा लगा कि यार मतलब शायद आपको मुंबई ने बुलाया, क्योंकि वाई इज़ दैट? बिकॉज द ओनली थिंग क्या होता है ना कई बार कि जब आपके पास काम वहीं आ गया, देखो बहुत लोग होते हैं जो यहाँ आके भी काम नहीं पा पाते। मतलब आई स्टिल रिमेंबर इन 2020 देयर वाज दिस वन गाय, वी वर इन अ लेन, हम लोग एक लाइन में खड़े थे किसी तो एक इंट्रो की, है ना, और वहाँ पे जब हम खड़े थे तो वहाँ पे मैंने एक बंदे से पीछे पूछा, मैंने कहा भाई कितना साल हो गया? उसको बोला 20 साल हो गए। मैंने कहा कुछ काम किया? क्योंकि यही 2-3 सवाल होते हैं वर्सोवा के, बेसिक सवाल कि भाई क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कुछ करा? तो उस बंदे ने बोला मुझे 20 साल हो गया। मैंने कहा कुछ किया? बोलता है हाँ डेली क्राइम में अभी एक छोटा सा रोल है मेरा, है ना, है 2-4 मिनट का रोल है। यार 20 साल से ये मुंबई में है और सिर्फ 2-4 मिनट का रोल मिला है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट। तो आपको पहले से मिल गया, सो डू यू फील ग्रेटफुल फॉर दैट? भाई मैं ग्रेटफुल भी फील करता हूँ, मैं लकी भी फील करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी फील करता हूँ कि जब आप इस शहर में आ रहे हो ना तो आपको अपना बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके आना पड़ेगा। कि आप जैसे मैं थिएटर आने से पहले मैंने 6-7 साल थिएटर करा, वो भी पूरी शिद्दत से, कि ऐसा नहीं कि शौकिया तौर पे थिएटर किया जा रहा है, क्योंकि मैं ड्रामा स्कूल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा था कि मेरे को करना है, मेरा नहीं हुआ वो बात अलग है। मैं साथ के साथ ऑडिशन भी दे रहा था, क्योंकि 2014 से 26 आ गया। ऐसा नहीं है कि आसानी से चीज़ें मिल गई, आसानी से चीज़ें हो गई, क्योंकि कैट के बाद राख मिलने में भाई मेरे को 4 साल लग गए कि आप बॉम्बे आ गए हो और आप कुछ क्रैक नहीं हो रहा है। उस बीच क्या हुआ? उस बीच भाई मतलब कैट और राख के बीच में क्या हुआ? कैट और राख के बीच में हुआ ये कि मैंने ऑडिशंस कुछ आ रहे थे, मैं लोगों को रीच आउट करा था, बट चीज़ें क्रैक नहीं हो पा रही थी। ऐसा होता ना कि आपकी छाती को रगड़ के प्रोजेक्ट जा रहा है बट नहीं हो पा रहा। एक होता है दूर से चला जाए, उसका बुरा कम लगता है। ऐसे कौन से मतलब अगर बता सकते हो आप तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो हो गया, निकल गया और आपने स्क्रीन पे देखा और आपको लगा कि यार ये तो मुझे भी आया था यार? यार मेरे को ऐसा सच बताऊं, कोई भी प्रोजेक्ट देख के ऐसा बुरा नहीं लगा। नहीं, इट्स नॉट बुरा, मतलब जैसे मैंने अभी एक शो देखा था तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे पास आया था यार, मैं भी कर सकता, बट मतलब ठीक है फॉर एनी सच रीजन नहीं हो पाया, दैट्स डिफरेंट, दैट्स अ डिफरेंट केस। भाई मैं ना विक्रमादित्य मोटवाने सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने जुबली देखा उनका, मैंने उनकी उड़ान देखी है, और
मेरा बहुत मन था उनका काम करने का, और मुझे आया था ब्लैक वारंट के लिए ऑडिशन। इवन मैंने उसमें रंगा वाले पार्ट के लिए ऑडिशन करा था। अरे भाई। और अभी मैं रज्जो प्ले कर रहा हूँ इसमें, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो लिखा था, बट एट द सेम टाइम मैं उन डायरेक्टर से काम करना चाहता था। उसमें एक और कैरेक्टर था दुग्गल के लिए, मैंने वो भी करा था उसमें टेस्ट। तो मैं वहाँ मीटिंग तक पहुँच गया था भाई, कि मेरी मीटिंग है डायरेक्टर के साथ। क्योंकि जब मेरे को ऑडिशन आया था तब मैं ना अमेठी में था, वहाँ मेरे घर का कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, तो मेरे को ऑडिशन आता उसके लिए मुकेश अवड़ा सर की टीम से कि ब्लैक वारंट ना? हाँ, ब्लैक वारंट का। तो अब मेरे पास कोई सेल्फ टेस्ट बनाने वाला नहीं है वहाँ पर। हाँ। तो मैं अमेठी से लखनऊ जाता हूँ स्पेशल ऑडिशन बनाने के लिए, कि भाई मैं अपने पूरे लेबर्स को बंद करके कि आज कोई काम नहीं होगा, आज जा रहे हैं ऑडिशन देने। तो वहाँ पहुँचा, क्योंकि लखनऊ में भी कोई नोन में नहीं था। मैंने अपने सीनियर को फ़ोन करा, उनका कोई MPSD से बैचमेट था, तो वो लखनऊ में था। उन्होंने कहा तू आ जा, हम बनाते हैं ऑडिशन। मैं गया, मैंने ऑडिशन बनाया, और मैं वापसी आ रहा हूँ, अभी बस में ही हूँ मैं, और मेरे को बस में ही कॉल आता है, भाई तू शॉर्ट लिस्ट हो गया। अरे फिर उसके 2 दिन बाद फ़ोन आता है कि यार मीटिंग करनी है। मैंने कहा भाई अपने को 1 दिन पहले बताना था कि मैं टिकट सॉर्ट कर लूँ। कहते हैं हाँ होगा। भाई वो मीटिंग हो ही नहीं पाई। वो और एक प्रोजेक्ट है डियर जस्सी करके, तरसीम सर का है, जो अभी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी, तो वो हॉलीवुड का प्रोजेक्ट है भाई। तो उसमें भी ऐसे ही हुआ कि मैंने ऑडिशन करा, और ऑडिशन काफ़ी पसंद आया, और मीटिंग तक बात गई, बट वो मीटिंग कभी हो ही नहीं पाई। और मेरे को था यार मेरे IMDb पे एक प्रोजेक्ट हॉलीवुड का हो सकता था। अब राख कैसे हुई? भाई राख ऐसे हुआ कि ना, मैं बॉम्बे में था और ऑडिशंस कर रहा था, बट चीज़ें क्रैक हो नहीं रही थी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था, बट उससे कुछ हो नहीं पा रहा बन था। नहीं हाँ, पा I can रहा understand, था। I can और understand। 4 साल ऑलमोस्ट हो ही गए थे। तो मैं तो उस पॉइंट पे था कि यार अभी ना ये शहर छोड़ दूंगा यार, कि शायद, और ये नहीं कि एक्टिंग छोड़ दूंगा, बट यहाँ से ब्रेक लेके मेरे को वापस जाना पड़ेगा चंडीगढ़, की दोबारा फाइनेंशियल सॉर्ट करूंगा और फिर वापस यहाँ आऊँगा। सच में वापस जाने की सोच रहे थे आप? मैं इवन जब मेरे को रज्जो का ऑडिशन आया, मैं चंडीगढ़ में ही था, मैं 10 दिन के लिए गया हुआ था, और वहाँ सोच रहा हूँ कि अभी वापस आऊँगा ना, सब रैप कर दूंगा और सीधा बैक टू बेसिक्स चंडीगढ़। तो वहाँ मेरे को रज्जो के लिए ऑडिशन आता है, और मैं कहता हूँ भोलेनाथ थैंक यू। बट आपको ये बात पता है, अगर आप वर्सोवा में रहते हो, आपने ये बहुत लोगों से सुना होगा, जब आप जाने का प्लान करोगे, और अगर ये शहर आपको रोकना चाहता होगा, या आपको ऐसा काम दे देगा और आपको अटका देगा, आपने सुना होगा ये? मैंने सुना है, और मेरे साथ ऐसा होता भी है कि मैं बाहर जाता हूँ और पहुँचते ही ऑडिशन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि पहुँच रहे, बट ये कोई क्रैक नहीं है कि आप बाहर जाओगे और ऑडिशन आ जाएंगे। पता चला बाहर ही हो रहा है, टिकट ही करवा के बैठे होंगे, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बट जब मेरे को ऑडिशन आया, और एंटी कास्टिंग की टीम से ही आया, वैभव सर जो है एंटी कास्टिंग से, आयुष भाई जो है, उन्होंने मेरे को कैट के लिए भी ऑडिशन करा था। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंटी कास्टिंग को, कि उन्होंने मुझे 4 साल बाद भी भाई याद रखा, क्योंकि आपको पता है कि इस शहर में कितने एक्टर थे, और जैसे इस कैरेक्टर का ऑडिशन हो रहा था रज्जो और बाबू के लिए, और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट हो रहा है पूरे आराम नगर में, इतने ऑडिशंस हो रहे हैं, इतने मतलब, और मेरे को पहली बार वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए ऑडिशन आया, और मैंने कहा यार इसका लोग वेट करते हैं। भाई वो ये ना कि यार देखो ऐड वैड का तो आता रहता है, चलता रहता है, लेकिन जब आपके पास लॉन्ग फॉर्म का जब ऑडिशन आता है तो यार आपको हमेशा ऐसा रहता है। और मैं हमेशा ना कैट के बाद, साबा के बाद, मैं या तो उसके बराबर कुछ करना चाह रहा था, या सोच रहा था उससे कुछ बेहतर करना चाह रहा था, कि उससे और कुछ बेहतर हो, और चीज़ें कुछ अच्छे ऑडिशन दिए भी मैंने, क्लोज गया, बट हुआ नहीं। और जैसे मैंने बताया कि मैं अभी तो वापस ही की कगार पे था, और रज्जो का ऑडिशन आता है, तो मेरे को सबसे पहला यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शायद कोई पहली बार तुझे लीड के लिए टेस्ट कर रहा है, और इसको आखिरी नहीं होने देना। तो वैसे ही बनाया वो ऑडिशन। फिर सेकंड राउंड के लिए बॉम्बे बुलाया उन्होंने, मैंने कहा हाँ मेरा फ्लैट है, रेंट जा रहा है, अभी छोड़ा नहीं है मैंने तो मैं आता हूँ। रज्जो का ब्रीफ क्या था यार? रज्जो का ब्रीफ बेसिकली ये था कि उन्होंने उस टाइम तो बोला कि ऐसा ऐसा शो बना रहे हैं हम, ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, और बट अभी ये अपना उतना भी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं, कि अभी थोड़े अपने मतलब लौंडे ही हैं बेसिकली, बचपने में ही हैं, वैसा सही है। बट उन्होंने रज्जो के मेरे ब्रीफ में बताया कि वो हरियाणा से है बंदा, और उसकी नसबंदी हो रखी है, और जो दूसरा बंदा है, क्योंकि हमें 2 ही सीन्स आए थे उसमें, ऐसा पूरा स्टोरी नहीं पता थी, तो उन्होंने कहा मोस्टली चीज़ें स्क्रिप्ट में क्लियर थी, तो उन्होंने कहा आप यार स्क्रिप्ट पढ़ो, और अगर आपको कोई और सवाल है तो आप मेरे को बताना। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो उन्होंने मेरे को बताया और जो स्क्रिप्ट में है वो मैच कर रही हैं चीज़ें, कि हाँ ऐसा कुछ नहीं कि ब्रीफ कुछ और आ गया, स्क्रिप्ट कुछ और कह रही है, ऐसा नहीं था। और उन्होंने बोला कि आप एक बना के भेजो,
फिर अगर कुछ करेक्शन हो तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक ये है। अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं हमेशा ये। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, और एज एन एक्टर भी ना आपको कहीं ना कहीं गट फील आता है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे हमेशा ऐसा है कि मैं 2 टेक भेजता हूँ जब भी भेजता हूँ। अच्छा। एक तो वो जो मेरे को ब्रीफ आया है हाँ। कि एज इट इज उनके हिसाब से, और एक वो जो मेरा गट मेरे को कह रहा है कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं रिवर्ट आए या ना आए। तो दूसरा टेक वो मेरा होता है कि उसमें जो ब्रीफ है मैं आपको बहुत मानता हूँ बट ये मैं करना चाहता हूँ, तो मैं 2 टेक भेजता हूँ उस हिसाब से। तो वही था कि क्रिमिनल माइंडसेट के हैं, एक बच्चा है जिसको मारने वाला है और इसको वो बचाना चाह रहा है, ये इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, जो हमारा जॉनी को बचाने वाला सीन है। तो मोस्टली वो सीन का ब्रीफ देते हैं, उस सीन में क्या हो रहा है, पूरे कैरेक्टर का ओवरव्यू नहीं मिलता उसमें आपको, तो आपको सीन के अकॉर्डिंग परफॉर्म। तो सीन का ब्रीफ था वो, तो मैंने उसको अपने हिसाब से थोड़ा सिंक इन करा कि भाई हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि वो हरियाणवी बोलता है और मैं बेशक चंडीगढ़ में पैदा हूँ बट मेरी ना हरियाणवी इतनी अच्छी है नहीं। हो ही नहीं सकती। मेरे को हमेशा था कि मैं चाहे ऑडिशन ही क्यों ना भेज रहा हूँ, मेरे को अगर मैं कोई डायलेक्ट फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को उसको ढंग से करना है, ऐसा नहीं कि सतही तौर का काम हो जाए। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, पूरी स्क्रिप्ट हमने हरियाणवी में ट्रांसलेट करी, मतलब जो मेरे डायलॉग्स थे मैंने कहा उसको वैसे ही करना है। फिर उसके लिए एक दिन पूरा लिया कि पूरा उसको फ्लो आ जाए भाषा का। फिर अगले दिन ऑडिशन बनाना था मेरे को, तो टेगोर थिएटर है, वहाँ के डायरेक्टर हैं अभिषेक सर। तो मैंने उनको बोला सर मेरे को ऑडिशन करना है तो मेरे को हॉल चाहिए। कहते आना, तेरी तो जगह है, आ जा। फिर अब मेरा एक दोस्त है, एक है सुनील और एक है रजत, एक रहता है भाई खरड़ में, एक रहता है मोहाली में, और हम चंडीगढ़ सेक्टर 18 में ऑडिशन बनाना है। दोनों अलग अलग एक्सिस से आ रहे हैं और उस दिन भी बारिश हो रही है भाई, कि दोनों कैब करवा के आ रहे हैं मेरा। हाँ, दोनों कैब करवा के आ रहे हैं मेरा ऑडिशन बनवाने। मतलब कहीं ना कहीं आप ना एक हमेशा वो देख लेते हो जो कैमरा के आगे है, जो कैमरा के पीछे लोग हैं ना भाई, उनकी वजह से मैं यहाँ बैठ के बात कर पा रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इवन हम राग को भी लेके अगर बोल रहे हैं कि राग में आपने बहुत अच्छा काम करा है, मतलब मज़ा ही आ गया, बट वो हमारी टीम की मेहनत है यार, कि एक बंदे की वजह से आप नहीं निकाल सकते आउटपुट। क्योंकि जो हमारी कॉस्ट्यूम टीम है, जो हमारी मेकअप टीम है, जो हमारी डीओपी टीम है, आप ऐसा नहीं कर सकती। इवन जो हमारी प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम है, कि वो सारे उन्होंने अपनी लिमिट पुश कर करके ये प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि ना हर कोई इस स्टोरी से इतना मतलब अटैच था कि यार ये टॉपिक ऐसा है कि लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत संभल के भी बनाना पड़ता है ना यार। ऐसे समय में कुछ भी अगर गलत निकल गया, कोई सेंटिमेंट हर्ट हो गया तो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अपने आप में। बट राख मिला, रज्जो का आपने मुझे ब्रीफ बताया यार, आई डोंट नो, बट जब मैं वो सीरीज देख रहा था और जब मैंने आपके किरदार को देखा तो मुझे ना 2-3 चीजें जो मेरे जहन में है वो है, एक आपकी आवाज, एक है आपका डर, एक है आपका चेहरा। जब आपको इतने साल काम नहीं मिला कैट और राख के बीच, यार इंसान ना खुद में कमियां ढूंढने लगता है कि शायद मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, शायद मेरी हाइट छोटी है, शायद मैं पतला ज़्यादा हूँ, शायद मैं मोटा ज़्यादा हूँ, शायद मेरे बाल झड़ रहे हैं, शायद मैं ऐसा नहीं दिखता, शायद मेरे दाढ़ी नहीं आती। आपको इनसिक्योरिटीज़ नहीं हुई? भाई देखो, लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और वो उनका पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर, और मैं मानता हूँ जो आप बोल रहे हो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं लोगों पे। इवन मेरी वॉइस के लिए लोगों ने बहुत बोला है कि यार हाँ वो चीज़ है। मैं इवन काम भी कर रहा हूँ कि मैं और थोड़ा बेस ला पाऊँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को ये वॉइस चेंज कर देनी है, क्योंकि ये मेरी यूएसपी है। एट द सेम टाइम अगर ये मेरे को कहीं ना कहीं रोक रही है तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल रही है जो शायद किसी और के लिए नहीं खुल सकते, कि पहली बार में आपको क्लिक कर रही है वो चीज़। तो और इवन जो आप कह रहे हो हाइट के लिए, वो अब यार मैंने पिया था कॉम्प्लेन, नहीं हो पाया मुझे हाइट, अभी मैं क्या करूँ, मेरा नहीं बढ़ा सकता मैं खींच के, तो अब उस बारे में कोई क्या बोले मैं बदल नहीं सकता। और दूसरी बात, हर आदमी आता है अपना एक व्यू पॉइंट लेके आपको देता है, वो जो जैसे हम बोलते हैं शहर में ज्ञान बहुत देते हैं लोग, तो बहुत ज्ञानी मिलेंगे आपको और वो बोलेंगे ऐसा ऐसा कर लो। बट बुद्धू भैया जो थे ना, तो बुद्धू भैया निकले एक सफर पे और बुद्धू भैया को बहुत लोग मिले और बुद्धू भैया को बहुत बातें बोली गई, पर बुद्धू भैया ने किसी की सुनी नहीं, तो बुद्धू भैया पहुंच गए एक जगह, तो वो बुद्धू भैया मैं ही हूँ। यार आपकी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था? क्योंकि फैमिली है ना हमेशा आपको एक पॉजिटिव किरदार में देखना चाहती है। फैमिली सोचती है ना यार हमारा बच्चा है, ये तो हीरो बनेगा, लेकिन यहाँ तो विलन थे ना आप, यहाँ तो क्रिमिनल थे ना। हाउ वाज दैट रिस्पॉन्स? जैसे कैट आया था तो वो लोग ठीक था कि फन पार्ट है कि मज़ा आया उन्हें देख के, बट मेरी दीदी का मेरे को फ़ोन आता है
और वो बोलते हैं कि यार अभी उनकी रिसेंट मैरिज हुई है, मेरा भांजा भी 5 साल का है, अच्छा। मतलब 5 मंथ का है, 5 मंथ का है, हाँ 5 महीने हाँ का। 5 महीने का हो। तो उन्होंने पूरी फैमिली को बैठाया कि पापा जी, मम्मी जी, जीजू सब बैठ के देख रहे हैं, क्या फैमिली, बात कर रहे हाँ हो? सब बैठ के देख रहे हैं कि मेरा भाई का शो आया और मेरा भाई उसमें वन ऑफ द लीड है। उन्होंने शो शुरू करा, बहुत उसमें एकदम चौड़ में जिਵੇਂ की चाह चढ़ गया हाँ जी, हाँ जी। कि मेरे परादा कम आया। हाँ जी। उन्होंने देखा, फिर उनका मुझे फ़ोन आता है शो देख के, कहते यार मैं चाहती हूँ भाई तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना कि तू एक माइलस्टोन पे पहुँच रहा है और इतना बड़ा कुछ हो रहा है तेरी लाइफ में, पर मुझे गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि तूने मेरा सच में बीपी लो करवा दिया यार। और अब मैं कह रहा हूँ अरे मेरे को उसमें कहीं दिखा ही नहीं रमन है कि कुछ, मैं भूल ही गई थी कि ये कौन है, मैं और रज्जू ही देख पा रही थी वहाँ पे। और मैंने कहा भाई ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि जिन लोगों ने मेरे को पाल पोस के बड़ा करा है, मैं जिनके सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो एज एन आर्टिस्ट आप यही क्रेव करते हो कि आप अपने कैरेक्टर में उतना सिंक करो कि आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो उतनी ना निकल के आए कभी भी, वो कैरेक्टर ही दिखे। और मेरे को तो अभी ऐसा हो रहा है कि लोग रज्जो पहले बोलते हैं, रमन बाद में बोलते हैं, और मैंने कहा क्या ये कमाया है भाई मैंने। ये कमाया है। हाँ। जब आपको आपके किरदार के नाम से लोग बुलाने लगे जी, तो जी। आप समझिए कि आपसे बड़ा किरदार हो गया और जी, जी। आपसे बड़ा उस किरदार को जी, जी। जीना पड़ेगा आपको। यार जब ये हुआ, जब मैं राख देख रहा था तो मुझे ना रज्जू बहुत इनोसेंट लगा। मुझे हाँ। लगा रज्जू की गलती तो नहीं है यार, मतलब उसको तो मतलब वो प्रेशर में आके कर दे रहा है, वो ना वो कर दे रहा है, बस वो चाहता नहीं, वो मजबूर है। तो आपका रमन को लेकर क्या थॉट है? रमन को लेकर, रज्जो को लेकर, सॉरी यार रज्जो को लेकर, रज्जो का ना सेकंड एपिसोड में एक सीन आता है जिसमें वो बोलता है कि यार जिंदगी तो गांव की भली थी, 2 रोटी खाए और पड़े रहे तालाब में, अरे क्यों है महानगर, कोई मरता है तो मर जाए, कबूतर नहीं मुड़ के देखने वाला। रज्जो का पूरा आर्क उसके अंदर है, उसका जो प्रीवियस स्टोरी रहा है ब्रुटैलिटी की तरफ जाने से पहले। तो जब हम, इवन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतनी डिफाइंड स्क्रिप्ट मिली, हमें 3 ड्राफ्ट मिले स्क्रिप्ट के भाई। हम, आपने जो देखा वो सबसे रिफाइंड वर्जन देखा है, बट और डिटेल्स थी शो में जो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। फिर और हम ना, जो हमारी एक्टिंग वर्कशॉप थी नितिन सर और शशि ने जो ली, उसमें हमने काम करा उसके एनिमल इंस्टिंक्ट पे कि आप किस एनिमल, कौन सा था भाई जैसे रज्जो का सर्वाइवल मोड में है पूरे शो में, जब हमें स्क्रिप्ट से मिला तो हमने उसे कॉकरोच से रिलेट करा, तिलचट्टे से। एक एपिसोड का पूरा नाम भी है तिलचट्टा। हाँ, मैंने तो अब उससे ऊपर सर्वाइवर कोई नहीं है कि उसको सर्वाइव करके निकलना है, वो नहीं पढ़ना चाहता पचड़ों में, पर अब पड़ गया तो स्टिल उसको निकलना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ और रज्जो को ह्यूमनाइज कर रही है, वो ऐसा नहीं बता रही कि ये कहीं और से आ गए हैं लोग, ये क्रिमिनल्स आ गए हैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी यही है, जब हमारे ऊपर सर्वाइवल में बात आएगी हम गलत से गलत काम करते हुए भी नहीं झिझकते, हमें अपने आप को बचाना है। यार उस वक्त क्या सही, और मुझे लगता है सबका सही और सबका गलत बहुत अलग अलग होता है। क्योंकि अब मैं, क्योंकि एज एन रमन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैं तो रो दिया था भाई कि ये करना पड़ेगा, बट रज्जो के लिए वो क्लैरिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मेरे को अब भी याद है कि जैसे हम थिएटर में ना मूड बोर्ड बनाते हैं कैरेक्टर के ग्राफ, मतलब शो के ग्राफ के लिए, बिल्कुल। तो मैंने रज्जो का एक मूड बोर्ड बनाया था अपना खुद का। जैसे उसमें वो एक टाइम एक्टर बनना चाहता है, तो उसमें पिक्चर था विनोद खन्ना सर की, उसमें अमिताभ सर की फोटो है। अब उसकी नसबंदी हो गई है इमरजेंसी के दौरान, उसमें उस ऑपरेशन के प्रोसेस की फोटोज है कि वो नसबंदी के दौरान जो ऑपरेशन हो रहा है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है। और उसमें मल्टीपल कॉकरोचेस के एक्सप्रेशन में फोटोज हैं कि वो एक तरीके का बिहेव नहीं करेगा। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाबू उसको ओवर पावर कर रहा है, बट वो चूज कर रहा है ओवर पावर होना वहां पर। और जहां उसको मौका मिलता है कि मैं इसको हटा दूं कि मेरा है ही नहीं कुछ, वो बोल देता है कि भाई मैंने कुछ करा ही नहीं, इसने करा है, उसको बस अपने आप को बचाना है। बट एट द सेम टाइम जो उसकी ब्रूटैलिटी वाली बात है वो वैसा सा है कि ना किसी एनिमल के मुंह पे खून लगना, एक बार लगे तो आज तक उसने वो एड्रेनलिन फील ही नहीं करा, उसको वो फ्लो मिला ही नहीं है। और जब उसको मिलता है और ही इज लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, भाई अब मैं करता हूँ, बाबू तू अपनी जगह है पर रुक मैं तेरे लिए सब कुछ सॉर्ट करता हूँ। जब आगरा में वो टर्नओवर करता है उस टाइम पे ऐसा है कि इस टाइम पे वो बाबू को भी बोल देगा कि तू पीछे बैठ, मैं करके दिखाता हूँ ना तेरे को। तो वो चीज है उसमें। एक वो जो सीन होता है जब आप बहन के घर जाते हो और आपको आपकी भांजी मिलती है, मामा करके आपसे बात करती है, तो बाहर है ना एक खटिया वाला जो सीन होता है, मुझे उस सीन को समझाइए ना थोड़ा सा। वो भाई सीन ये है कि ना
अब सीन में हो ये रहा है कि उसका जो जीजा है वो उसकी बहन को मार रहा है, बहुत मार रहा है। अब एज एन आइडल ब्रदर उठ के जाना चाहिए, उसको बचाना चाहिए कि यार मेरे को क्यों मार रहा है तू मेरी बहन को। बट रज्जो का माइंड सेट अभी ये है कि मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, मैं सेफ रहना चाहिए मुझे, चाहे वो मेरे पास का रिलेशन ही क्यों ना हो, मेरी बहन ही क्यों ना हो। और वो उसकी एक करवट लेना, उसके एज एन ऑडियंस आपको लगता है कि यार कैसा भाई है ये, कि क्या कर रहा है ये। तो वो उसके आर्क की बात है, क्योंकि और कोई होता शायद जाता, बट रज्जू नहीं करता वो। इवन अगले सीन में भी जब आप देखते हो उसकी नीस के साथ जो सीन है, कौन करेगा एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कौन करेगा वो कहीं ना कहीं। क्योंकि रज्जू का मतलब कन्विक्शन क्या था उस टाइम पे? आप कैसे कन्विंस थे एज अ रज्जू उस टाइम पे कैसे कन्विंस था कि ये होगा और ऐसे होगा? कैसे किया वो रज्जू वो नीस वाले सीन के लिए? जी जी, नीस वाले। भाई नीस वाले सीन में ऐसा है कि ना, हम दोनों का मेजर इंसिडेंट तो यही है कि हमने 2 बच्चों को मार दिया है। क्योंकि लोग ना हमेशा उसको लस्ट में ले जाते हैं कि वो लस्ट वे में है। और उसके बाद आना है हमारा ये हट वाला सीन, बट उसके बीच में एक सीन आता है कचौड़ी वाला, जहाँ पर वो कचौड़ी खा रहा होता है। तो वहां पर ना मेरे को हमेशा ये था, कभी भी अगर सीधा हट वाला सीन आ रहा है ना, कभी भी हमारा जो मेजर सीन है, जो मेजर इंसिडेंट है उनका, वो हल्का नहीं लगना चाहिए एज एन एक्टर भी और एज एन ऑडियंस भी। तो वो जो कचौड़ी वाला सीन है ना, जब उससे बात कर रहा है तब ना रज्जू उसको एक लुक देता है कि वो जब बोल रही है कि मैं ऐसे ऐसे करते हूँ। अब वो लुक ऐसा है कि आप वहाँ पर ये तुरंत नहीं समझ सकते कि उसको लस्ट से देख रहा है या वो उसको एडमायर कर रहा है। Exactly. और वो ब्रिज है मेरा, जो एज एन एक्टर मैंने वो डेलिबरेट डाला है लुक कि हमने 2 बच्चों को मार दिया है, वो हमेशा मेजर इंसिडेंट है, बट वो जो सेक्सुअल डिजायर है उसमें भी वो सिंक इन करे। ऐसा नहीं कि वो जर्क से आए वो चीज़, क्योंकि अगर सीधा वो चीज़ हट वाले सीन में आती, बट कचौड़ी वाले सीन के बाद जब वो सीधा हट वाले सीन में वो होता है, तो ऑडियंस उससे फट से रिलेट करते हैं कि यार ये तो तब से ही उसको लस्ट वाली नज़रों से देख रहा था। तो वो ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए एज एन एक्टर, कि मेरे को खुद की कन्विक्शन मिले। और वो सेक्सुअल डिज़ायर भी इस मोमेंट पे क्यों है, कि ऐसा नहीं कि उसको बहुत शौक है करने का, या उसमें कहीं ना कहीं है उसमें, बट जो मेजर इंसिडेंट है, जो 2 बच्चों को मार दिया, कहीं ना कहीं वो उस थॉट से रिलीज चाहता है यार, कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। बट वो स्टिल इतना हावी है कि उसको वहां पे सुमन का चेहरा दिखता है, एंड इज लाइक ओ भाई साहब। तो ये बहुत कमाल की सीरीज है भाई। क्या कहना चाहते हैं आप जनता को एट द एंड? भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये शो देखो, क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारी सोसाइटी में इतना कुछ हो रहा है, इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने मर्डर्स हो रहे हैं, और हमने ना बहुत जनरलाइज कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही होता है। और हमारा शो यही बता रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो फील करना हमने बंद कर दिया है। आप अपने वो दिल के पर्दे हटाओ, शो देखो, फील करो दोबारा, और फिर हीलिंग पे जाओ भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। That's very important. Well, this was the interview. Thank you so much for watching this interview. And he is Ramandeep Yadav उर्फ रज्जो, जिन्हें आपने राख में देखा, नहीं देखा तो जाके देखिए, Amazon प्राइम पे बड़ी कमाल की ये सीरीज़ है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपको खुद को लगेगा कि यार वाकई में बहुत ही कमाल के और बेहतरीन एक्टर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।